आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य अनुपुदकम रसा पयसी नवान अन्नपान गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF के अनुसार आज दुनिया में 58.9 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज का जी रहे हैं। सर आसान भाषा में समझाइए कि डायबिटीज है क्या सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी है या पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिसऑर्डर? अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो पहली बात तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो सूर्य के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो हमारा सन हमको बताता है। एक ग्लूकोमीटर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। खाना कभी भी खाएं, सुबह दोपहर या रात, उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक लीजिए। प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बनाई है इस तरीके से कि हम उसको जिस मौसम में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी तरह की सब्जियां हमें प्रकृति ने डिसाइड की हैं, लेकिन हम लोग उसको फ्रोज करके उसको ड्राई करके कैसे भी करके उसको यूज़ कर रहे हैं। भगवान ने या प्रकृति ने हमारे शरीर को बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन किया है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शरीर धीरे धीरे डायबिटिक होने लगता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता फ्रॉम द हाउस ऑफ SD हब एंड टीम SD ट्यून। कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए। क्या आप जानते हैं भारत में 9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से प्रभावित है, यानी कि 10 में से 1 भारतीय को डायबिटीज है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 43% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, मतलब बिना डायग्नोस के डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यही स्थिति बनी रही तो 2050 तक भारत में डायबिटीज पेशेंट की संख्या 15.7 करोड़ हो सकती है। और क्या आपको पता है डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती, यह हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर, विजन लॉस, नर्व डैमेज और घाव देर से बढ़ने जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन का भी जोखिम बढ़ाती है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आखिर डायबिटीज होती क्यों है, क्या इसे रोका जा सकता है? आयुर्वेद में इसका कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है? क्या करेला, जामुन, मेथी, विजय सारक लेने से डायबिटीज कंट्रोल होती है? इस तरह की जानकारी के लिए, इस तरह की बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत गिरी, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं। वर्तमान में पंचामृत आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर फरीदाबाद सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। साथ ही पूरे भारत में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रदान कर रहे हैं। सर की विशेष रुचि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज में है। तो चलिए सर से समझते हैं कि डायबिटीज क्या है, क्या इसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है और हमें क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF के अनुसार आज दुनिया में 58.9 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज का जी रहे हैं। तो सर आसान भाषा में समझाइए कि डायबिटीज है क्या सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी है या पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिसऑर्डर है? मैम पहली बात तो डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि डिसऑर्डर ही है, ये कोई बीमारी नहीं है। मोटे मोटे तौर पर देखी जाए तो ये बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। हमारी अग्नि जब इम्बैलेंस रहती है, दोषों को पचा नहीं पाती आसानी से, तो डायबिटीज जैसी बीमारी हमें हो जाती है। आयुर्वेद में देखा जाए तो इसे प्रमेह रोग के रूप में कहते हैं। प्रमेह जो कि 2 शब्दों से मिल के बना है। प्र इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में असामान्य रूप से, में मतलब होता है मूत्र स्राव। जब मात्रा से अधिक या असामान्य रूप में मूत्र का स्राव होता है तो प्रमेह जैसा रोग उत्पन्न होता है। सर मॉडर्न साइंस में डायबिटीज का कैसे समझा जाता है और आयुर्वेद में वर्णित प्रमेह से ये किस प्रकार अलग है? दोनों की डिसीज अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट अप्रोच में क्या मूलभूत अंतर होता है? मैम जो मॉडर्न में जो डायबिटीज कहते हैं उनका मेनली टाइप 1 टाइप 2 ही होता है। कुछ सालों तक वो भी डायबिटीज सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 था, अब धीरे धीरे वो लोग और बढ़ा रहे हैं, गैस्ट्रेशनल ये वो उनका आ रहा है। लेकिन हमारे में 20 प्रकार के प्रमेह पहले से ही बताए गए हैं। हमारे 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, जो कि कफज प्रमेह, वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह। इसमें हम टाइप्स होते हैं। जो आपका क्या कहते हैं कफज प्रमेय होता है, ये 10 टाइप का होता है। पित्तज प्रमेय आपका 6 टाइप्स का होता है और कफज प्रमेय आपका 4 टाइप्स का होता है।
कफज वाला इजीली क्योरेबल होता है, पित्तज वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योर करने में, बट कफज वाला को हम असाध्य मान सकते हैं, जिसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, जल्दी क्योर नहीं कर सकते आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। भगवान ने या प्रकृति ने हमारे शरीर को बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन किया है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शरीर धीरे धीरे डायबिटिक होने लगता है? मैम एक श्लोक बोलूंगा, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य अनुपुदकम रसा पयसी नवान अन्नपान गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। मैम आस्य सुखम मतलब आरामदायक गद्दे पर बैठे रहना, ज्यादा देर तक आराम करना। स्वप्न सुखम ज्यादा देर तक सोना। दधीनी अत्यधिक मात्रा में दही का सेवन करना। ग्राम में अनुपुदकाम रसाम पालतू जानवर, कीचड़ में रहने वाले जानवर या जल में रहने वाले जानवर, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना। पयसी दूध या उससे बनी हुई चीजों का सेवन करना। नवान अन्नपानम जो एज्ड नहीं, जो नया अन्न होता है, नॉर्मली हम कहते हैं ना एज्ड राइस खाना चाहिए, एज्ड ग्रेन्स खाने चाहिए, जो नवीन अन्नपान होता है उसका सेवन करना। गुड़ वैकृतम गुड़ का सेवन करना या फिर उससे जुड़ी हुई चीजें, मिठाइयाँ या विकृत तरीके से मिठाइयाँ खाना, इनसे ये सभी प्रमेह के हेतु होते हैं। ये कफ को बढ़ाते हैं और इससे ही हमें प्रमेह जैसा रोग होता है। ये एक चरक संहिता का श्लोक है जिसको हम यूज कर, जिसमें सब सारी चीजें बताई गई किस वजह से प्रमेह होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 से 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक पेशेंट थे। तो क्या डायबिटीज आने से पहले प्री डायबिटिक का नाम एक स्टेज है? इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं? मैम प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है जिस टाइम, मतलब पहली बात तो मुझे इंडिया में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगती है ओवर डायग्नोसिस की। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है ओवर डायग्नोसिस। हम लोग हर चीज का डायग्नोस ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा लैब टेस्ट, ज्यादा रिपोर्ट्स, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक ग्लूकोमीटर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, आप प्री डायबिटिक है या नहीं। ये कोई ग्लूकोमीटर की यूनिट और कोई WHO की कोई रेंज नहीं बताएगी। वो रेंज हर 5 साल में 10-10 करके कम की जा रही है डायबिटीज का मार्केट बड़ा करने के लिए। जो रिसर्चेस सामने आती है जो बताती हैं कि डायबिटीज की ये रेंज है, ये रेंज वाले प्री डायबिटिक है, ये रेंज वाले डायबिटिक है, ये इनका शुगर कंट्रोल नहीं है। हाँ, डायबिटीज के पूर्व रूप होते हैं। आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने पूर्व रूप बताए हैं, जैसे कि कुछ पूर्व रूप है इसकी मुंह का मीठा रहना, मुंह हमेशा मीठा मीठा सा स्वाद रहना मुंह के अंदर, या फिर आपको ज्यादा स्वेटिंग आना, ज्यादा पसीने आना, उस पसीने से ज्यादा बदबू आना, या आपको क्या कहते हैं आप सो के उठ रहे हैं, सो के उठने के बाद भी अगर आपको आलस आ रहा है, आपको नींद आ रही है, अत्यधिक मात्रा में पेशाब आ रहा है, बार बार आपको प्यास लग रही है, ये चीजें भी डायबिटीज के पूर्व रूप होते हैं। एक्चुअल में हमारे शरीर में जब शुगर बढ़ जाती है तो हमारा बॉडी उसको निकालने के लिए पानी के साथ बार बार पेशाब आता है, ताकि वो जो शुगर है, वो जो बढ़ा हुआ दोष है, वो निकल जाए पेशाब से। लेकिन उसको फिर पुप अप करने के लिए बार बार प्यास भी लगती है। तो ये पूर्व रूप हो सकते हैं। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट डायबिटिक है या फिर वो पूर्व रूप है। मतलब इसके बाद अगर पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, प्रमेही हो सकता है। सर मैं और मेरे हस्बैंड भी बोथ आर प्री डायबिटिक, हमें क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए? मैम अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो पहली बात तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो सूर्य के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो हमारा सन हमको बताता है। जैसे पहले के लोग डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं थे जितने, वो क्यों नहीं थे? पहले इतना डायबिटीज नहीं था। अब तो लोग बोलते हैं कि हम इंडिया में डायबिटीज आ गया। हम लोग अब मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। हम लोग रात रात में नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं, पैक्ड फूड्स, नमकीन, चाय, कोक, बहुत ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डाइट, फूड ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप पहली बात तो कुछ चीजें फॉलो कीजिए। खाना कभी भी खाएं, सुबह, दोपहर या रात। उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक लीजिए। दूसरी चीज, खाने के साथ ऐसी चीजों का सेवन कीजिए जो कफ दोष को ना बढ़ाएं। ऐसी सब्जियां जो हवा में उगती हैं, जिनमें हवा लग रही है, जैसे कि आपका भिंडी, तुरई, परवल, कुंदरू, ये सब्जियां होती हैं तो डायबिटीज के पेशेंट्स को हम देते हैं, उनको खाने के लिए बोलते हैं, वो खाते भी हैं। और ऐसी सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए। पैक्ड फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए।
और सबसे सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा, अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वर्कआउट, एक हमारे संहिताओं में लिखा है कि ऐसा वर्कआउट जब जैसे कि हमारे बगलों में पसीना आ जाए, ऐसा वर्कआउट, उसे हम अच्छा रेजिस्टेंट वर्कआउट बोलेंगे। फ्रूट कोई भी नहीं खाना चाहिए, कोई एप्पल वगैरह खा सकते हैं? नहीं, फल तो खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, संतरे, पपीते और एप्पल्स भी खा सकते हैं। ये फल वगैरह खा सकते हैं। वो फल उतना आपको नुकसान नहीं करेगा जितना ये पैक्ड फ्रूट जूसेस। लोग आजकल जूसेस को कहते हैं कि जूस अच्छा है, फल से ज्यादा जूस अच्छा है, बट जूस में फाइबर नहीं है। मैं आयुर्वेद में फाइबर नहीं है, बट नहीं लिखा हुआ, लेकिन फाइबर उसमें नहीं है। और जो पैक्ड जूसेस हैं, वो उनका बनने का प्रोसेस आप देखेंगे तो पहले फ्रूट जूस को निकालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसे कंसंट्रेट करते हैं, देन उसमें शुगर मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, 50 चीजें। वो किसी भी मायने में हेल्दी नहीं है। एक अनार लेने जाएंगे तो 140 रुपये 150 रुपये किलो मिलेगा, और 1 लीटर का अनार का रियल का 150 रुपये का आ जाता है। तो कैसे 5-5 रुपए की फ्रूट ही आ रही है आजकल, वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, फिर डायबिटीज कैसे हो जाती है? आयुर्वेद इसे कैसे एक्सप्लेन करता है? मैम, घर का खाना खाते हैं, लेकिन घर पे खाते क्या है लोग ये नहीं बताते। पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब छोटे थे तो शाही पनीर, मिक्स वेज, मटर मशरूम और छोले भटूरे, ये सब हमारे लिए ओकेजनल होता था। कभी शादियों में गए तो खाने को मिलेगा। मम्मी तो घर पे लौकी ही बनाती थी, कुंदरू और तोरी ही बनाती थी। पनीर हमने बचपन में नहीं खाया, अब भी नहीं खाता मैं, बट बचपन में नहीं खाया था पनीर, मशरूम नहीं खाया था। घर पे सीजनल वेजिटेबल्स ही मिलती थी। मटर जो कि सर्दियों में मिलती थी, अब उसको फ्रोज करके अब गर्मियों में भी लोग खा रहे हैं। तो प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं वो बनाई है इस तरीके से कि हम उसको जिस मौसम में हमें जिस चीज की जरूरत है उसी तरह की सब्जियां हमें प्रकृति ने डिसाइड की है, लेकिन हम लोग उसको फ्रोज करके, उसको ड्राई करके, कैसे भी करके उसको यूज कर रहे हैं। घर पे जो खाना बनता है, पहली बात तो आजकल हम लोग किचन में ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते हैं। आजकल यूट्यूब पे रील्स वायरल होती हैं, वो ओटीएम ग्रेवी क्यूब्स की अनियन टोमेटो की प्योरी बना के उसको फ्रीजर में डाल दो और उसको देन रीहीट करो, उसमें प्याज टमाटर डालो, सब्जी बन गई। तो खाने को थोड़ा सा समय देके बनाया जाए, खाने को पकाया जाए, गलाया ना जाए। खाने को लोग गलाते हैं, पकाते कम है। कुकर के अंदर डाल दिया सब कुछ एंड देन उसको कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वो प्रेशर कुकर है। खाना प्रेशर से कुक हो रहा है, गैस से नहीं, वो क्या कहते हैं, हीट से नहीं पक रहा, वो प्रेशर से बन रहा है। हम लोगों ने जो जिस बर्तन में खाना बनता है हमने वो एल्यूमिनियम का ले आए हैं। एल्यूमिनियम हमारा सबसे घटिया, अगर देखा जाए तो वो है यूटेंसिल है, सबसे घटिया क्वालिटी का है। अगर आयरन की कढ़ाई में हम खाना बनाए तो शायद हमको आयरन की कमी नहीं होगी, लेकिन आजकल देखो जिसको देखो उसको आयरन की टैबलेट्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि लोगों ने आयरन के ऊपर खाना बनाना ही छोड़ दिया है, इसीलिए। और ये जो 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 चीजें हम खा रहे हैं आजकल, ये सब अभी एक बार खाना पचा नहीं, उसके पहले हमने खा लिया, विरुद्ध आसन कर रहे हैं, विरुद्ध खाना खा रहे हैं, मैक्रोनी खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, दूध में नमक डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा विरुद्ध आहार हैं। और रात के टाइम पे हैवी खाना, ये सब चीजें ही है जो यही फूड ईटिंग हैबिट्स है जो लोग घर पे करते हैं। उन्हें लगता है घर पे कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। आप घर पे थोड़ी सी गंदगी को अवॉइड कर रहे हो, जो वो धूल मिट्टी बाहर लगी रहती है, लेकिन अब घर पे भी तो वही बना रहे हो ना। घर पे मटर मशरूम बना रहे हो, घर मिक्स वेज बना रहे हो, घर पे शाही पनीर बना रहे हो और रात को खा के सो जाते हैं। तो ये चीजें ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। हैवी खाना है, कब बढ़ाएगा? यही डायबिटीज बढ़ाएगा, यही प्रमेय लेके आएगा। यदि किसी व्यक्ति को अभी भी डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की शुरुआत कैसे की जाती है, और सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मैम, अगर किसी रोगी को सबसे पहले अभी भी डायबिटीज डायग्नोज हुई है और अगर वो स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट करना बहुत ही ईजी रहता है। थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस से पहले तो उसका प्रकृति परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षण वगैरह करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। हमारा कंसल्टेशन मेनली 45 मिनट्स to 1 hour चलता है मेरा। मैं पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, उसकी सारी चीजें जानना, देन उसके अनुसार डाइट चार्ट बनाया जाएगा उसका, देन उसके अनुसार उसको हम उसकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करेंगे। अगर वो बंदा 9 बजे रात में डिनर कर रहा है तो हम कहेंगे थोड़ा सा 8:30 तक खींचो, उसको 8 बजे तक खींचो, ताकि वो जो हमको फॉलो करवाना है वो थोड़ा तो करीब आए। एकदम से उसको 7 बजे खाने को बोलेंगे तो नहीं खाएगा।
लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा खींचेंगे, उसके लाइफस्टाइल में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो मान जाएगा, समझ जाता है और वो कर भी लेता है उन चीज़ों को। और मेनली डायबिटीज़ में हमको लाइफस्टाइल पे ही फोकस करना चाहिए। मेडिसिन तो अलग है, मेडिसिन 20% वर्क करती है, लाइफस्टाइल 80% वर्क करता है। ये डायबिटीज़ में ही नहीं और रोगों में भी है। रोगी खुद से अगर ठीक होना चाहेगा तो वो आसानी से ठीक हो सकता है। क्या हर डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है? क्या पेशेंट की प्रकृति, विकृति, अग्नि के अनुसार उसका ट्रीटमेंट चेंज किया जाता है? न सबका अलग होता है। मतलब हम पहले अग्नि एनालिसिस करते हैं, जो मेडिसिन आपको काम कर रही है वो आपके हस्बैंड को काम नहीं करेगी, जबकि आपका और उनका डाइट सेम है, उनका आप लोग का लाइफस्टाइल सेम है, बट वो साथ में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी अग्नि अलग है, उनकी अग्नि अलग है, आपकी प्रकृति अलग है, उनकी प्रकृति अलग है। हम पेशेंट के अनुसार मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। एक आयुर्वेदा में एक कहावत है जो मैंने सुनी थी किसी सीनियर से, कि आयुर्वेदा इज ऑलवेज पर्सनलाइज्ड नॉट जनरलाइज्ड। आयुर्वेदा की जो भी मेडिसिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो पेशेंट की प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है, हमारे पास मेडिसिन ऐसे बन के नहीं रखी होती कि डायबिटीज का ये पैकेज है हम ये बेच दें, ऐसे नहीं होता। मेडिसिन पेशेंट के अनुसार ही बनती है। कुछ पेशेंट्स काढ़ा नहीं पी पाते तो उनको टैबलेट्स दी जाती है, कुछ पेशेंट्स चूरन नहीं खा पाते तो उनको हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट ये है कि पेशेंट के अनुसार ही मेडिसिन होती हैं, उसकी अग्नि के अनुसार, उसके बल के अनुसार, वो पचा पाएगा कि नहीं, उसके अनुसार मेडिसिन तैयार की जाती हैं। डायबिटीज मैनेज करने के लिए आहार विहार, दिनचर्या, एक्सरसाइज, इन सब की क्या भूमिका होती है और अधिक महत्व किसका होता है सर? जी मैम, मेनली तो आहार विहार और दिनचर्या का ही महत्व रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के अलावा एलोपैथ में कोई मेडिसिन नहीं होती। प्लेन एमबीबीएस को देखा जाए और बड़े से बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट भी देखा जाए, वो भी मेटफॉर्मिन ही प्रिस्क्राइब कर रहा है, और बड़ा से बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट भी एट द एंड ऑफ द डे आपको इंसुलिन पे हर 2 घंटे में आपको इंसुलिन लगाना है, वहां ले जाके छोड़ देता है। उसके बाद वो बोलता है मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो अगर वो कफज प्रमेय लेकर आता है, जब कफज प्रमेय उसको हुआ है, जब वो स्टार्टिंग फेज में है तो वो कफज प्रमेय में है। अगर वो प्रमेय उसका ठीक नहीं किया जाए अच्छे तरीके से, अगर वो सिर्फ मेटफॉर्मिन पर ही रहे और लाइफस्टाइल को, डाइट को फॉलो ना करे, और अगर वो कफज प्रमेय धीरे धीरे पित्तज और फिर वातज में चला जाए तो, और वहां पे उसका धातु क्षय होना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है ट्रीट करना। आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको लिम्ब एम्पुटेशन होता है, किसी को रेटिनोपैथी हो जाता है, किसी के किडनी फेलियर, कार्डिक। ये सारे पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज ठीक से क्योर नहीं किया गया, ना उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया, ना उनको दिनचर्या के बारे में बताया गया, और ना ही उनको खाने पीने के बारे में बताया गया। उनको सिर्फ दवाइयां देके भेज दिया गया। ऐसे ही पेशेंट्स आगे चल के खराब हो जाते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका स्टार्टिंग में ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं और कुछ मेडिसिन दे देते हैं। हमारी मेडिसिन जीवन भर नहीं खानी होती, कुछ समय तक खानी होती है, उसके बाद पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अगर वो फॉलो करें ठीक से तो उनको जरूरत नहीं पड़ती हमेशा डायबिटीज मेडिसिन खाने की। डायबिटीज मैनेजमेंट में कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब जैसे कि गुड़मार है, मेथी है, करेला है, जामुन है, सबसे अधिक उपयोग की जाती है, और इन हर्ब्स का चयन किन आधारों पर किया जाता है? मैम, जितनी भी आपने हर्ब्स का नाम लिया ये सारी ही उपयोगी होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके से और कब खा रहा है। कोई पेशेंट करेले का इतना बड़ा जूस पी के सो गया, वो उसको काम नहीं करेगी। अगर हम लोग कुछ हर्ब्स और भी यूज करते हैं। मेरा जो मेनली रहता है, मैं शिलाजीत जो होता है वो पेशेंट्स को देता हूँ, किसी ना किसी फॉर्म में डायबिटीज के पेशेंट को शिलाजीत देता हूँ मैं, क्योंकि शिलाजीत हर रोग में काम करती है। अगर उसका अच्छे से प्रयोग किया जाए वो हर रोग में काम करती है। जो ये हर्ब्स का आपने नाम लिया, ये हर्ब्स काम करती हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग के फेज में ही काम करती हैं। करेले का जूस और ये जामुन और गुड़मार, ये सब चीजें काम करती हैं, बट पेशेंट अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में उसका डायबिटीज़ हो गया है, वो ओवर स्टेज पे पहुंच गया है, जो बहुत पुराना हो गया है, तो सिर्फ करेले के जूस से और जामुन के बीज से काम नहीं चलेगा। उनको लाइफस्टाइल से लेके कुछ मेडिसिन पे भी आना पड़ेगा, एक वैद्य से कंसल्ट करना पड़ेगा मेनली। तो ये सब कुछ लोगों में देखने को आता है कि कुछ लोगों को तो जैसे जामुन से, मेथी से, विजय सार से फायदा होता है और कुछ को नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है सर?
मैम वो डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज पे है। जैसे आपने बताया कि आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आप इन हर्ब्स का रेगुलरली सेवन करेंगी तो क्या पता आपको आराम आ जाए और आप ठीक हो जाए, आपका डायबिटीज ना हो, अगर आप रेगुलरली इनका सेवन कर रही हैं और डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग 10 साल 15 साल पुराना उनका डायबिटीज हो गया है और वो लोग अपने लाइफस्टाइल पे कोई भी फोकस नहीं कर रहे हैं और वो लोग शाही पनीर और मिक्स वेज और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और वो नमकीन खा रहे हैं पामोलिन ऑयल में तली हुई, चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं मैदे वाले, और फिर वो करेले का जूस पियेंगे तो उनको फायदा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मतलब सर हर्ब्स के साथ आपको लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज पे भी काम करना पड़ेगा। मैम यस मैम, लाइफस्टाइल पे तो बिल्कुल काम करना है और सबसे बड़ी बात है आपका डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट में तो आपको मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमें खाना क्या है, ना ही हमें कोई बताता है, और हम तो आजकल खाना देखते हैं रील्स पे जो अच्छा लगा हमने बना लिया। आजकल हमारा जो मेन्यू है वो जोमेटो वाले डिसाइड करते हैं, उनकी सेल, उनका जो ऑफ चल रहा होता है वो डिसाइड करता है। आज पिज्जा बाय 1 गेट 1 फ्री है तो आज का डिनर पिज्जा होगा, वो डिसाइड करते हैं। हमें नहीं पता कि हमें आज भिंडी की सब्जी खानी है, तुरई खानी है। पहले मम्मी डिसाइड करती थी, लेकिन अब तो जोमेटो वाले डिसाइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट पहले से ही मॉडर्न मेडिसिन या इंसुलिन ले रहा है तो क्या उसके साथ वह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सुरक्षित रूप में ले सकता है? तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम अगर किसी पेशेंट को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना है और साथ साथ उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, पहली बात तो हम भी किसी पेशेंट का एकदम से एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद नहीं करवाते, क्योंकि वो बहुत समय से, लंबे समय से खा रहा होता है। हमारा भी यही काम होता है कि उसको वो वाली दवाइयाँ खाने दी जाए। हाँ, हम अपनी दवाइयाँ देते हैं, उसमें हम आधे से 1 घंटे का गैप रखते हैं ताकि एकदम से पेशेंट का शुगर लो ना हो। अगर पेशेंट इंसुलिन पर है या टैबलेट्स पर है तो हम उसको कुछ उसके बल के अनुसार पंचकर्मा का भी सजेस्ट करते हैं। पंचकर्मा लगा के देने के बाद कुछ पेशेंट्स की इंसुलिन हमने बंद करवाई है, हम पे डाटा है। टेस्टिमोनियल सब मैं शेयर नहीं करता, हम लोग नहीं शेयर करते, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम पेशेंट्स को भी थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रहता है, इसलिए हम टेस्टिमोनियल्स कम शेयर करते हैं। बट हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास रहती हैं, हम ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं रिपोर्ट्स वगैरह पेशेंट्स की। तो पंचकर्मा की सहायता से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। जो एक पुश मिलता है एकदम से, जो गाड़ी रुकी होती है, जब दोष निकल जाते हैं शरीर से तो एकदम से पुश मिलता है, तो जो आपकी शुगर 300 रह रही होती है वो एकदम ही 200 पे पहुंच जाती है। तो आपने बताया कि पंचकर्मा से फायदा होता है, तो किस स्टेज तक पंचकर्मा करवा सकते हैं? मैम पंचकर्मा ऑलमोस्ट हर स्टेज में कर लेते हैं हम, अगर पेशेंट का बल है। जैसे कोई मेनली हम वातज प्रमेय होता है, पित्तज प्रमेय, कफज प्रमेय। वातज प्रमेय की बस्ती होती है, कफज प्रमेय की वमन होती है और पित्तज की विरेचन होती है। तो इसमें भी चिकित्सा 2 तरह की होती है, शमन और शोधन। शमन में हम क्या करते हैं कि शरीर के अंदर ही मेडिसिन के द्वारा या फिर लाइफस्टाइल या जो भी चीजें हैं आहार के द्वारा हम दोषों को शमन कर देते हैं शरीर के अंदर ही। लेकिन जो शोधन है उसमें हम दोषों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और शोधन ही पंचकर्म का चिकित्सा होती है। WHO के अनुसार दुनिया में किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस या हार्ट डिसीज है, इन सब का मुख्य कारण है। आयुर्वेदिक इन कॉम्प्लिकेशन की रोकथाम और मैनेजमेंट में किस प्रकार सहायता कर सकता है? जी मैम, एक्चुअली जो ये पेशेंट्स हैं जिनको किडनी फेलियर, आपने जो बताया, जो भी चीजें हैं, लिम्ब एम्पुटेशन, ये सारी चीजें उन पेशेंट्स को होती है जिनका शुगर लंबे समय तक अनबैलेंस्ड रहा है, वो कम ही नहीं किया गया है और वो कम ही नहीं हुआ। ऐसे पेशेंट जब क्रॉनिक फेज में जाते हैं तब उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम आंतरिक चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा, अभ्यंतर बाह्य दोनों चिकित्सा करते हैं। तो थेरेपीज देते हैं, पंचकर्मा देते हैं और इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। उसकी सहायता से हम ये चीजें कर लेते हैं। क्या आयुर्वेद में ऐसी हर्ब्स या फार्मूलेशन है जो केवल सिर्फ ब्लड शुगर को नहीं बल्कि हमारी मेटाबॉलिज्म, अग्नि या इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है? जी मैम, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं, ऐसी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं जो कि आपकी अग्नि पे काम करती हैं, आपके बॉडी के बढ़े हुए दोषों पे काम करते हैं, आपके शुगर पे काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करती हैं, आपके दोषों पे काम करती हैं।
हाँ, उन हर्ब्स का, उन फॉर्मुलेशंस का नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि लोग फिर वही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोग ने किसी के मुंह से सुन लिया कि ये दवाई चल रही है, तो वो ऑनलाइन आजकल सब समझदार हो गए हैं, गूगल पे सर्च करके वो चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम दवाइयों के नाम नहीं लेते, बट हाँ, ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती हैं। स्टडीज के अनुसार डायबिटीज पेशेंट में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में घाव भरने में टाइम लगता है या उसको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? मैम, जो ये आपने बताया, जो पेशेंट्स का घाव देरी से भरता है, इसको दुष्ट व्रण कहते हैं। ये घाव जो होता है, ये इसका मेनली कारण ये होता है कि जब हमारे शरीर में प्रमेह जैसा रोग होता है, तो उसमें हमारे धातु क्षय होता है। कुछ पेशेंट्स का देखा होगा आपने, वजन कम होता है, ओज क्षय हो जाता है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इस इम्यूनिटी कहते हैं, वो घट जाती है, और कफ दोष बढ़ने की वजह से शरीर में क्लेद का निर्माण होता है। ये जो क्लेद है, यही दोषों को, यही घाव को भरने नहीं देता। आजकल डायबिटीज रिवर्स शब्द बहुत सुनने को मिलता है, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में हर पेशेंट की डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? मैम, जो डायबिटीज रिवर्सल है, आप उसको डायबिटीज रिवर्सल कब मानेंगे? जब आपको डायबिटीज डायग्नोस हुई, आपको डायबिटीज है, और आपकी डायबिटीज एक समय के लिए कम हो गई, और फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वो डायग्नोस ही नहीं हुई, आपका कंटिन्यूअस आपका शुगर लो ही रहा, उसको डायबिटीज रिवर्सल बोल सकते हैं जी। और रही बात डायबिटीज रिवर्सल की, तो बिल्कुल, अगर हम किसी कोई रोगी हमसे सलाह ले रहा है, हमारा पेशेंट है, हमसे मेडिसिन ले रहा है, तो हम उसकी स्टार्टिंग में कुछ मेडिसिन के द्वारा उसका शुगर कंट्रोल करते हैं। फिर लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशंस अगर वो फॉलो करता रहे, तो उसको शुगर नहीं होगी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स हो गया, लेकिन वो दोबारा से उसी ट्रैक पे चला गया, दिन में सोना, रात में जगना, दही खाना, ये सब चीजें अगर वो करने लगा, तो उसका डायबिटीज, उसका शुगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो फिर से प्रमेय हो जाएगा। डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स होता होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से उनको होगा ही होगा। ऐसा कोई जादू की छड़ी या कोई ऐसा मैजिकल सप्लीमेंट नहीं आया आज तक मार्केट में। अगर आया होगा तो जिसके पास होगा वो अरबपति होगा। कोई मैजिकल सप्लीमेंट अभी तक नहीं बना मार्केट में कि आपने खाया और फिर आपको डायबिटीज कभी हुई ही नहीं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करोगे दोबारा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डायबिटीज के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपकी नज़र में लोग सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां करते हैं? डाइट, सेल्फ मेडिकेशन, हर्बल सप्लीमेंट, स्ट्रेस, स्लीप या फॉलोअप को लेकर? मैम, इंडिया का जो भी हमारा जो देश है, ये एक तो डंपिंग, जो सबसे घटिया क्वालिटी का जो खाना जो और देश में नहीं खाया जाता, वो खाना हमारे देश में खाया जाता है। अगर आप मैगी ही देखें, तो और देशों में मैगी अलग तरीके की बिकती है, हमारे देश में अलग तरीके की बिकती है। हमारे में सोडियम ज़्यादा है, हमारे में मैदा है, सब चीज़ भरा हुआ है। और देशों की मैगी अलग है। और देशों में जो हमारे यहाँ जो चिप्स होते हैं, नमकीन होती है, वो पामोलिन ऑयल में तली होती है। पामोलिन ऑयल पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता, सिर्फ भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यही देश खाते हैं। ये उगता और देशों में है, लेकिन आता हमारे देश में है, क्योंकि सबसे सस्ता तेल है। आजकल लोग बाहर जब खाना खाते हैं, तो वो जो बटर डाल के जो चीज़ें खा रहे होते हैं, पहली बात तो बटर नहीं होता, वो हाइड्रोजनाइज्ड पामोलिन ऑयल होता है। पाम ऑयल और हम लोग का जो खाना, हम लोग पैक्ड फूड्स जो भी खा रहे हैं आजकल, हम लोग क्या करने हैं कि एक खाना पचा नहीं, उसके बाद हमने दोबारा से खाना खा लिया। खाने को ठीक से चबाते नहीं है। आजकल नेटफ्लिक्स चल रहा है, दिन भर फोन चला रहे हैं, दिन भर क्या कहते हैं, टीवी देख रहे हैं, और लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं। कॉर्पोरेट में लोग हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये विरुद्धासन है, विषमासन है। एक खाना पचा नहीं, दूसरा खाना खा लिया। दूसरी चीज, हम लोग आजकल इंडिया में मेनली हम लोग क्या कहते हैं, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपनी जो रूट्स है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग का खाना भी वैसा हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल भी वैसा हो गया है। हम लोग गर्मी में जीन्स पहन रहे हैं,
कोई कॉटन नहीं पहन रहा है, वो लोग कोट पैंट पहन रहे हैं। ये सारी चीजें जो मॉडर्न से आ रही हैं हमारे इंडिया में, वो विदेशी चीजें घुसेंगी तो हम लोग तो बीमार पड़ेंगे ही ना। हम लोग जिस तरीके से खाना पीना खा रहे हैं वो चीजें सारी की सारी बाहरी हैं। इंडिया में इंडिया का खाना खाना चाहिए। हम लोग गेहूं खा रहे हैं, गेहूं भी अच्छा है बट एक मात्रा में हम लोग का जो अनाज था वो मिलेट्स थे। चावल, हम गेहूं को हम लोग कहीं यूज नहीं करते हैं। गेहूं खाना चाहिए बट कम खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। उसके साथ और ग्रेन्स को यूज करना चाहिए। हम लोग आजकल फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं दबा के, जो कि आम रस की उत्पत्ति करता है, वो पचता नहीं है ठीक से। उसे कितना भी रीहीट कर ले वो पचेगा ही नहीं। तो ये सब जो फूड्स हैं, ये फूड ईटिंग हैबिट्स हैं और ये हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इसी वजह से हमारे इंडिया में इतना ज्यादा डायबिटीज, प्रमेह बढ़ता जा रहा है। जैसे ब्लड शुगर बढ़ रही है, मतलब चीनी बढ़ रही है ब्लड में, तो किचन में खाने में चीनी की जगह क्या यूज करा जाए? मैम अगर हम बात करें चीनी की जगह क्या यूज किया जाए, तो मैम चीनी का हेल्दियर ऑल्टरनेटिव तो कुछ भी नहीं है। आप गुड़ लेंगे वो भी चीनी ही है, ठीक है। आप कुछ भी लेंगे वो चीनी ही है। हाँ, आप चीनी खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं, बट आप उसको पचा सके। अगर आप उसको पचा सकते हैं तो ही खाइए। हम लोग इतनी सारी मिठाइयां खा के सो जाएंगे अगर वॉक नहीं करेंगे, उसको व्यायाम नहीं करेंगे। अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, जो डाइजेस्टिव फायर है व्यायाम करने से बढ़ती है। देखा होगा आपने पहलवानों को, पहलवान इतना इतना घी खाते हैं, इतना इतना खाना खाते हैं, उनको डायबिटीज क्यों नहीं होती? उनको तो इतना सारा खाना खाया, उनको डायबिटीज होनी चाहिए, लेकिन उनको क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वर्जिश करते हैं, पूरे दिन उनकी बॉडी एक्टिव रहती है। अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो वो 2 चम्मच चीनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो सुबह की चाय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, हम अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये चीनी, इस मिठाई हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम खा सकते हैं। हाँ, इसका हेल्दियर ऑल्टरनेटिव जो भी मार्केट में आया है वो एस्पार्टेम या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उससे हमको 2 हाथ की दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये कैंसर कारक है। अभी नहीं, फ्यूचर में पक्का पता चलेगा। कितना टाइम वॉक करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को? तो आपका सिटिंग जॉब है या आप बैठ के काम करते हैं या फिर आप वैसे हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे की सिटिंग में 10 मिनट तो कम से कम चलना ही चाहिए। 1 घंटे की सिटिंग के बाद 10 मिनट या 5 मिनट वॉक करिए। और जब भी आपको खाना खाना है, खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक लीजिए। एकदम से नहीं, बट खाना खाने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक लीजिए। इतनी तो पॉसिबल है सबके लिए। और बाकी मॉर्निंग वॉक और नाइट वॉक तो अलग ही है। अगर मॉर्निंग में वर्जिश कर रहे हैं तो फिर उसका कोई वही नहीं है। नहीं, मैं वही पूछना चाह रही थी सर, जैसे कि आप ऑफिस में तो बार बार 10 मिनट का वॉक पॉसिबल नहीं होता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में कितना टाइम का वॉक ले सकते हैं? चरक संहिता में एक वो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, चरक के वाइवा में मेरे सर ने मेरे से पूछा था कि अगर कोई रोगी बीमार है, प्रमेही है, और उसके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? चरक जी ने क्या बोला है, संहिताओं में क्या लिखा है? तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट उसका एक्चुअल आंसर ये था जो संहिताओं में लिखा है कि उस रोगी को गाय चराने के लिए भेज दो, गाय चराने के लिए भेज देना चाहिए। इट मीन्स एटलीस्ट वो वॉक तो करेगा। तो इसका जो मेन है कि अगर आप वॉक कर रहे हो या चल रहे हो, अगर आप हर खाना खाने के बाद वॉक नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत वॉक कीजिए। और एक मतलब मॉर्निंग में आप व्यायाम जरूर कीजिए, कसरत जरूरी है। अगर जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो कसरत कीजिए। और फीमेल्स को तो रेजिस्टेंट वर्कआउट करना ही चाहिए, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को आपने देखा होगा उनकी बॉडी में बहुत जल्दी फैट जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जगह जगह पर चर्बी लटक जाती है। उस चर्बी को लटकने नहीं देना। वर्कआउट करेंगे तो वो चर्बी लटकेगी नहीं, वो आपकी बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाएगी। वर्कआउट तो फीमेल्स को बहुत जरूरी है, मेल्स को भी जरूरी है, बट फीमेल्स को ज्यादा जरूरी है। अगर किसी नए डायबिटीज पेशेंट के लिए आपको एक प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताना हो जो पहले 90 दिन फॉलो कर सके, तो वो क्या होगा? मैम अगर कोई नया पेशेंट मेरे पास आया है तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करेंगे कि उसके दोष किस मात्रा में भरे हुए हैं, उसकी बॉडी में कौन सा दोष कहाँ बढ़ा है, दोषों की गति क्या है। अगर दोष उसके जिस तरीके से बढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको दीपन पाचन दिया जाएगा। मेनली हमारा जो पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो दीपन पाचन होता है। दीपन मतलब होता है जो आपकी अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको दीप्त करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो दोषों को पचा सके, जो मेडिसिन दी जा रही है उसको पचा सके।
और जो बॉडी में ऑलरेडी दोष है उनको उनका पाचन करना। तो मेनली 15 to 20 to 30 डेज पेशेंट के अकॉर्डिंग हमारा दीपन पाचन चलता है। देन हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, और अगर उसको पंचकर्मा की जरूरत होती है तो हम उसको पंचकर्मा देते हैं। देन उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, अगर पंचकर्मा हो जाए तो उसको संसर्जन क्रम देके उसकी रसायन चिकित्सा देते हैं। अगर उसके जो दोष कम है तो बॉडी की ताकत भी कम हो गई हुई तो फिर उसको रसायन चिकित्सा वगैरह देते हैं। यदि आपको डायबिटीज के बचाव और मैनेजमेंट के लिए 5 आयुर्वेदिक गोल्डन रूल्स बताने हो जिन्हें हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके, वो 5 सूत्र क्या होंगे? मैम 5 गोल्डन रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को फॉलो कीजिए। सूर्य के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त वही 5 बजे 4 बजे का समय होता है, क्योंकि उसके बाद जो काल शुरू होता है वो कफ का काल होता है। इसमें हमें आलस आता है। अगर उस टाइम पे हम उठे रहेंगे, जगे रहेंगे, तो हमारा कफ दोष कम बढ़ेगा। दूसरा, हमको जो हमारा खाना है वो टाइम से खाना है। हमें क्या कहते हैं, पैक्ड फूड्स वगैरह तो नहीं खाने, वो तो पता ही है, लेकिन समय से खाना है। और जो मील्स होती हैं वो अपनी सही समय पे और सही मात्रा में डिसाइड करनी है। मेनली हमारी जो डे की हैवीएस्ट मील होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोपहर में, क्योंकि दोपहर में सन सबसे ऊपर रहता है, उसकी सबसे तीक्ष्ण होता है, तो उस समय हमारी जो अग्नि होती है वो भी तीक्ष्ण होती है। हमें सुबह का खाना हल्का लाइट, दोपहर का खाना सबसे हैवी, और रात का खाना तो बिल्कुल ही लाइट खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमको सोना है। अगर हम हैवी खाना खाएंगे तो पचेगा कैसे। और तीसरी चीज, हफ्ते में 1 दिन उपवास। अगर आयुर्वेद में देखें तो एक श्लोक है, लंघनम परम औषधम। लंघन परम औषधि है, उपवास करना परम औषधि है। हमने पूरे हफ्ते जो भी अपने साथ खराब चीजें की है, हमने जो भी क्या कहते हैं विरुद्ध आहार खाया है, अगर हम हफ्ते में 1 दिन उपवास कर ले तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। वो डाइजेशन में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अगर हमारे बॉडी को खाना नहीं मिलेगा तो हमारी जो अग्नि है, वो जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, जो अपक्व रस है, अपक्व खाना है, आम रस है, उसको पचाएगी। चौथा, हमें पैक्ड फूड्स वगैरह नहीं खाने चाहिए। मेरे हस्बैंड भी अक्सर बोलते हैं कि डायबिटीज है तो उपवास मत करा करो, शुगर बढ़ती है उससे। तो अगर उपवास करेंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी? जी मैम, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, मेनली बहुत से लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। उपवास तो करना ही चाहिए। हाँ, अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो आप 10 से 12 घंटे का गैप ले लीजिए खाने में, 16 घंटे का भी गैप ले सकते हैं खाने के बीच में। और जब आप व्रत को तोड़ेंगे अपने, तो आप उसके पहले थोड़े सैलेड्स ले सकते हैं, फाइबर सैलेड्स ज्यादा खाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आप नॉर्मल दाल चावल रोटी खाने वाले थे, तो उससे आपका शुगर एकदम से पीक करता है। लेकिन अगर आप सैलेड्स खाएंगे तो आपका शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको पचने में समय लगेगा। सैलेड्स पचेंगे देन आपका खाना पचेगा, तो वो एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और डायबिटीज को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। आयुर्वेद से जुड़े रहिए, हेल्दी रहिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं।